दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं। जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूं। ओके, तो ये सभी आपके अध्याय हैं जो आपके आने हैं। टोटल 5 अध्याय आपसे पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। ये हमारा लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी आपके 5 अध्याय के आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए थे। ओके, पार्ट 3 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए थे। ये लास्ट पार्ट है जिसमें दोस्तों हम अध्याय 4 और अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर रह गए थे, उन्हें कवर करने वाले होंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा अध्याय 4 है विचार, विश्वास और इमारतें। क्वेश्चन आंसर हमें क्या है देखने हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु त्रिप्रश्नोत्तर। त्रिपिटक क्या है? ओके, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो आंसर क्या होगा? पूरा आंसर शीट तैयार की है। देखिए आंसर जैसे दिखाते जाऊँ तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जैसे ही आपको मौका मिले। ओके, मैं हाथ हटाऊं तो आपको क्या स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएं तो उससे 1-2 घंटे पहले आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने में आपको फिर आसानी होगी। ओके, फिर क्योंकि इतना लंबा वीडियो फिर आप पेपर के 1-2 घंटे पहले नहीं देख पाएंगे रिवीजन के लिए, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिएगा। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, बुद्ध को पहली बार दुनिया की कौन सी 4 अवस्थाएं देखने को मिली? दुनिया की 4 अवस्थाएं कौन सी मिली? पहले जब बुद्ध निकले अपने महल से, ओके, तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक मृत व्यक्ति मिला और एक तपस्वी व्यक्ति मिला। ऐसे बुद्धों स्तूपों का निर्माण क्यों किया गया? तो आंसर आपके दिए हुए हैं। स्तूपों का निर्माण क्यों किया? स्तूपों का निर्माण बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों या वस्तुओं को रखने और उनके सम्मान में किया गया था, और ये पूजा और ध्यान के केंद्र होते थे। स्तूपों के निर्माण और सजावट में दान देने वाले कौन कौन लोग थे? तो आपको बताना है। स्तूपों के निर्माण और सजावट में जो दान देते कौन? राजा, रानियां, व्यापारी, शिल्पकार और आम लोगों सहित विभिन्न लोगों के वर्गों के लोग क्या दान देते थे। नेक्स्ट है, वृक्षों का प्रतीक बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है? तो बुद्ध की किस जीवन घटना को दर्शाता है? तो वृक्ष का प्रतीक बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति, बोधि की घटना को दर्शाता है, क्योंकि इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ थी। अजंता की चित्रकलाओं में जीवन के कौन से दृश्य चित्रित हैं? तो अजंता की चित्रकलाओं में बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न दृश्य, जातक कथाएं यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और तत्कालीन सामाजिक जीवन के दृश्य चित्रित हैं। फिर नेक्स्ट है, महाभारत में से जुड़ी कौन सी घटना को महाबलीपुरम की चट्टानों पर अंकित किया गया है? तो आपको बताना है। महाभारत से जुड़ी अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण की घटना को महाबलीपुरम की विशाल चट्टानों पर अंकित किया जाता है। जैसे पौराणिक मूर्तिकला में देवताओं की विशेषताओं को दर्शाने के लिए किन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था? तो पौराणिक मूर्ति कला में देवता की विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, जैसे आयुध यानी हाथी, वाहन में जानवर, मुद्रा में हाथों के सारे और विशिष्ट वेशभूषा और आभूषण का इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। महायान और थेरवाद बौद्ध परंपराओं की 2 मुख्य अंतर क्या हैं? दोनों में आपको अंतर बताना है। तो आपको ये अंतर दिया हुआ है बोधिसत्व की अवधारणा के अनुसार और बुद्ध की प्रकृति के। इन 2 पॉइंटों के आधार पर अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे वेशांतर जातक किसके बारे में हैं? तो आपको बताना है। वेशांतर जातक बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों में से एक है, जो उनके दान और त्याग की भावना को दर्शाता है। यह कहानी वेशांतर नामक राजकुमार के बारे में है, जो अपनी हर चीज को दान कर देता है। आगे दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं कंप्लीट 2 नंबर वाले प्रश्न। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाला पहला प्रश्न है, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के नवाबों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमिका का वर्णन कीजिए। कैसे देख लेते हैं सॉल्यूशन। हम देख लेते हैं कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के नवाबों की भूमिका, फिर आपको पुरातत्व संरक्षण की भूमिका ही बताना है। ये आपको पता चले भोपाल की नवाबों की भूमिका किस प्रकार से रही है। इस विशेषकर शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण में उदार अनुदान दिया। ओके, इसमें पैसा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने स्तूप के पास एक संग्रहालय का निर्माण भी कराया और वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की भूमिका भी बताया जा रहा है। तैयार कर लेना, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में आपका दिया है। कम समय है तो आप उतने कम समय में भी तैयार कर सकें अच्छे से। यज्ञ परंपरा की 3 विशेषताएं बतानी है। देवताओं को प्रसन्न करना, सामूहिक अनुष्ठान, आहुति और मंत्र, ये आपकी दी हुई है यज्ञ परंपरा की विशेषताएं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए।
जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये आपके जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताया जा रहा है, तो तैयार कर लीजिएगा। सिंपल है, दिया हुआ है। अहिंसा यानी किसी जीवित प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाना। सत्य यानी सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना। ओके, अपरिग्रह यानी कि जो अत्यधिक जितनी वस्तुएं आवश्यकता उतना ही रखना, जबरदस्ती वस्तुएं नहीं जोड़ना। ओके, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं को दिया हुआ है, जिसमें 4 अर्थसत्वता, अष्टांगी मार्ग, अहिंसा, कर्म के सिद्धांत को बताया। तो कुछ सिंपल और शॉर्ट में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है बुद्ध ने संघ की स्थापना क्यों की और उसमें स्त्रियों की क्या भूमिका थी? तो ये आपका दिया, बुद्ध में संघ की स्थापना के कारण पहले बताया जा रहा है, स्त्रियों की भूमिका इसमें क्या रही वो भी यहाँ बताया जा रहा है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे 9 में विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए दिए गए नियमों का वर्णन कीजिए। क्या क्या नियम रहा करते थे? तो यह दिया हुआ है कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से एक है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों आचार संहिता का विस्तृत वर्णन है। इसमें संघ का अनुशासन, दैनिक दिनचर्या, भोजन, वस्त्र, आवास आदि से संबंधित नियम शामिल हैं। यह संघ के भीतर व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता था। आगे नेक्स्ट है बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैलता गया। तो कि आपको क्या व्याख्या करनी है, तो आपको बता देना है कि बौद्ध धर्म की जो तीव्र गति से फैला, इसके कई कारण थे। पहले ये सरल सिद्धांत था कि लोग यहाँ इसको आसानी से समझ पाते थे इनके सिद्धांतों को। इसमें ज़्यादा जो वैदिक कर्मकांड होते थे वो सब नहीं था। इसमें जाति व्यवस्था का विरोध था, यानी यहाँ बौद्ध धर्म में सभी को समान माना जाता था। जैसे इस प्रकार से उस समय वैदिक धर्म, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, सबको समान माना जाता था। इसलिए जो निचले तबके के लोग थे, ओके, वो क्या है शूद्र वर्ण के लोग थे, वो सब बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए, क्योंकि यहाँ समानता का अधिकार रहा करता था। और राज की संरक्षण था, यहाँ राजाओं का जो अशोक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, पैसा लगाया और मिशनरी गतिविधियाँ भी चली। तो ये सब कारण है जिससे बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैलता गया। नेक्स्ट है स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो स्तूप की संरचना देख लेते हैं। क्योंकि स्तूप की संरचना का आपको वर्णन करना है, तो ये आपका दिया हुआ स्तूप की संरचना के बारे में किस प्रकार से आपका होता है। किसी शॉर्ट लीजिए इसका फास्ट ही। ये आपका दिया स्तूप की संरचना के बारे में कि अंड, हर्मिका, छत्र, वेदिका, तोरण ये सब होते थे और उनके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है महायान बौद्ध परंपरा के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए। तो आपका दिया हुआ है महायान बौद्ध परंपरा के प्रमुख विचार, बोधिसत्व की अवधारणा, बुद्ध का दिव्यता, मूर्ति पूजा, मोक्ष में सार्वभौमिक लक्ष्य। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों की रचना और संरक्षण कैसे हुआ, तो स्पष्ट कीजिए। तो आपका दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ की संरचना और संरक्षण कैसे हुआ, तो मौखिक परंपरा, संगतियाँ, लेखन, संरक्षण, ये आपका दिया है बौद्ध धर्म की रचना और संरक्षण के बारे में। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता दिए हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, देख लेते हैं। नियतिवादी और भौतिकतावादी परंपराओं विचारों का आपको क्या वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं नियतिवादी भौतिकतावादी परंपराओं की विचार। पहले बताया जा रहा था नीतिवादी परंपरा यानी आजीविक संप्रदाय के बारे में, भौतिकवादी परंपरा यानी लोकायत या चारवाक दर्शन के बारे में। उनको 3-3 पॉइंटों से 1 2 3 1 2 3 इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको है यहाँ बातें बताई जा रही हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सांची स्तूप बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। उक्त कथन को संदर्भ में अमरावती स्तूप के नष्ट होने के कारण का विश्लेषण की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। यानी अगर आप देखेंगे सांची का स्तूप अभी भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अब जब जबकि जो आपका अमरावती का स्तूप है अब वो नष्ट हो चुका है, तो उसका क्या रीज़न है? तो इसका मेन रीज़न देखिए ये होता है कि सांची के स्तूप को क्या संरक्षण मिल गया। भोपाल की बेगम है उन्हें संरक्षण दिया, क्योंकि जब भोपाल की बेगम है जैसे आपका शाहजहाँ बेगम है, सुल्तान जहाँ बेगम, तो फ्रांसीसी लोग आए, उन्होंने कहा कि यहाँ की सांची स्तूप का जो तोरण द्वार है उसमें बहुत अच्छी डिजाइनिंग है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें ले जाना अपने फ्रांस। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इसका दिमाग लगाया। उन्होंने कहा तो मना तो कर नहीं सकते थे। ओके, अंग्रेज अधिकारी, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी होते थे, ओके, फ्रांसीसी बड़े लोग होते थे, तो उन्हें मना तो कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने किया कि इसका हम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके हम डुप्लीकेट बना देंगे, इसका सेम डुप्लीकेट बना के आपको देंगे, तो आप वो ले जा सकते हैं फ्रांस, लेकिन असली बार यहीं छोड़ दो। इसलिए जो इसका संरक्षण पूरा मिला, इसलिए आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमरावती स्तूप को कोई संरक्षण मिला नहीं है, जो यहाँ आता था घूमने जो अच्छा लगता था, ओके, वो सब अंग्रेज अधिकारी जो भी रहते थे, और राजा महाराजा ने पहले ने यहाँ के पत्थर निकाल के मंदिर और अपने महल में लगा लिए के साथ ही, और जो अंग्रेज अधिकारी वो ले गए, तो इसलिए वो नष्ट हो गए। सिंपल आपकी कहानी रहने वाली है जो भी जस्ट मैंने आपको बताया है। बाकी फिर लिखना किस प्रकार से, तो वो आप बता सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में लूटपाट यानी अंग्रेजों के समय में लूटपाट किस प्रकार से थी कि जो उन्हें मूर्तियाँ या कलाकृतियाँ अच्छी लगती थी, ओके, वो अपने क्या है उससे निकाल कर अपने संग्रहालय में भेज दिया करते थे विदेशों में। ओके, संरक्षण का अभाव था। सांची स्तूप को क्या संरक्षण मिला, जबकि जो अमरावती के स्तूप से संरक्षण नहीं मिला। स्थानीय आबादी द्वारा उपयोग, अमरावती के स्तूप को क्या है वहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने उसका जो पत्थर वगैरह थे उन सबका यूज किया। ओके,
निकाल कर ले गए, जिससे उसका क्या क्षरण होता रहा। तो ये सब बातें रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट है सांची की मूर्ति कला में लोक परंपराओं की झलक मिलती है। इस कथन को आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है, देख लेते हैं। तो इस कथन का स्पष्ट है, ये आपका दिया हुआ है कि यक्षिणी और सालभंजिका की मूर्तियां हैं, जानवरों और प्रकृति के चित्रण हैं, आम लोगों के जीवन का चित्रण है। किसमें? आपके सांची की मूर्ति कला की लोक परंपराओं की झलक मिलती है, उसके बारे में आपको ये बताया जा रहा है 3 पॉइंटों के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पुराणों पर आधारित वैष्णव और शैव परंपराओं के विकास की प्रमुख विशेषताओं को बतानी है। तो आपको दिए शैव और वैष्णव और शैव परंपरा की विकास की प्रमुख विशेषताएं कि विष्णु और शिव की सर्वोच्चता थी, भक्ति मार्ग पर जोर था, मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण, फिर आपका अवतारवाद की अवधारणा, शैव धर्म में लिंग पूजा और शक्ति का समावेश। ये आपका दिया है वैष्णव और शैव परंपराओं की विशेषताएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्राचीन मंदिरों के निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ये आपका दिया प्राचीन मंदिर के जो निर्माणों की प्रमुख विशेषता क्या थी कि गर्भगृह था, मंडप था, ओके, शिखर था, इसके साथ ही इसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया वो बताया जा रहा है। तो इन पॉइंटों के आधार पर आपको प्राचीन मंदिर उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। सिंपल दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको ऐसी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो चौथा अध्याय है उसके मैंने सभी आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 वाले क्वेश्चन आंसर बता दिए। अब आता है आपका मानचित्र। तो सांची, अमरावती, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानचित्र है इस प्रकार से आपको मानचित्र क्या है, प्रिंट आउट या आप क्या स्टेशनरी से ले लीजिएगा और 4-5 रो, और फिर उसमें आपको ये सभी भर लेना है और प्रैक्टिस करना है इसकी। स्वयं प्रैक्टिस करके आपको पहले तो पता करना है कि कहाँ है और भर के आपको देखना है। मतलब घर में ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर घर में आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हर 5 चैप्टर, 5 चैप्टर में आपको क्या मानचित्र मिलने वाले हैं। अगर 5-5 भी हैं तो 25 लगभग आपको मिल जाएंगे। तो सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उन्हीं में से आपका 4 आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा और आपके 4 नंबर का मानचित्र जो आएगा वो फिक्स हो जाएगा। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय 5, यात्रियों के नजरिए। चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर, अति लघु उत्तरीय। अल-बिरूनी के किन भाषाओं का जानकार था, देख लेते हैं। तो अल-बिरूनी आपका अरबी, फारसी, संस्कृत, सीरियाई भाषाओं का जानकार था। एक वाक्य भी हमने से बताया था। इसके बाद नेक्स्ट है अल-बिरूनी ने किन प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद किया। तो अल-बिरूनी ने संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जैसे पतंजलि के योग सूत्र उन्होंने यूनानी ग्रंथों में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रारंभ में इसका क्या अर्थ था। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। प्रारंभ में यह शब्द सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए भौतिक पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने भारत में किन किन स्थान पर यात्रा की। इब्न बतूता ने भारत में दिल्ली, दौलताबाद, कलिकट, सिंध, मुल्तान आदि स्थानों पर यात्रा की। नेक्स्ट है इब्न बतूता की पुस्तक रेला की तुलना किस यात्री की यात्रा वृत्तांत से की जाती है। तो इब्न बतूता के पुस्तक रेला की तुलना अक्सर मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। फिर नेक्स्ट है इब्न बतूता ने यात्रा को ज्ञान प्राप्त करने का बेहतर स्रोत क्यों माना है। तो इब्न बतूता ने यात्रा को ज्ञान प्राप्त करने का बेहतर स्रोत माना है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव होती थी। इसमें क्योंकि हम वास्तव में लोगों की जो स्थिति है उनको देख सकते थे, जो मतलब जानकारी हमें प्राप्त हो रही वो हमें साक्षात प्राप्त हो रही है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को समझने और विभिन्न विद्वानों से मिलने का अवसर भी प्रदान करती थी। इसके बाद नेक्स्ट है तेवनियर भारत में किस बात से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। तो जिसे देख लेते हैं। तो तेवनिय भारत में हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के व्यापार से विशेष रूप से क्या प्रभावित हुआ था। आगे नेक्स्ट मुल्की कौन था, उसने क्या किया। ओके, तो मुल्की कौन था। तो मुल्की एक इतालवी यात्री और लेखक था जो मुगल काल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत था। उसने स्टोरिया डू मुगोर नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है दानसिन मद खान कौन था। तो एक मुगल अमीर और विद्वान था जिसने संरक्षण में वर्नियर ने भारत में कुछ समय बिताया था। नेक्स्ट है वर्नियर की रचनाएं किस कारण से प्रसिद्ध थी। तो वर्नियर की रचनाएं मुगल साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विस्तृत और आलोचनात्मक विवरण के कारण क्या प्रसिद्ध थी। तो हो जाते कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बिरूनी ने लेखन में किस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। तो आपको बताना है अल-बिरूनी ने लेखन में तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अल-बिरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में, यानी वर्तमान में कहा जाए आधुनिक समय में उज्बेकिस्तान में हुआ था। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है
बर्नियर ने मुगल भारत की किन समस्याओं का उल्लेख करते हुए यूरोप को चेतावनी दी? तो इसका आपको बताना है। बर्नियर ने मुगल काल में भूमि के निजी स्वामित्व का अभाव, गरीबी और शासकों की निरंकुशता जैसी समस्याओं के उल्लेख करते हुए यूरोप को चेतावनी दी। जैसे इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली में कितने दरवाजे थे और सबसे बड़ा दरवाजा कौन था? तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली में कई दरवाजे थे और सबसे बड़ा दरवाजा बदायूं दरवाजा था। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि कितनी उत्पादक थी? तो उसके इब्न बतूता के अनुसार कृषि अत्यधिक उत्पादक थी, जहां साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये 2 नंबर वाले 15 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। अब आ जाते हैं हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न, इन्हें और देख लेते हैं। तो पहला हमारा अल-बिरूनी के भारत में आने के पीछे उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अल-बिरूनी के भारत में आया तो इसका क्या रीजन था? पहला राजनीतिक परिस्थितियाँ रुके, क्योंकि अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तब आया था। ज्ञान की खोज भी था, उसे क्या है अलग अलग जगह घूमना, ये संरक्षण और अवसर भी इसे मिले। ये था उसके भारत में आने के पीछे उसके उत्तरदायी कारण। फिर नेक्स्ट किताब-उल हिंद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपकी विशेषताएं दी हुई हैं कि विषय वस्तु इसमें व्यापक थी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, संरचनात्मक विशेषता थी और उसके साथ ही जाति व्यवस्था का विश्लेषण भी इसमें किया गया था। जैसे अल-बिरूनी ने भारतीय समाज को समझने में आने वाली किन 3 बाधाओं की पहचान की उल्लेख कीजिए। तो अल-बिरूनी द्वारा भारतीय समाज में समझने की में पहचान की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो भाषा की बाधा थी देखिए उसे, और अहंकार और सक्रियता। भारतीय में अपने ज्ञान और संस्कृति के प्रति एक प्रकार का अहंकार था, जिससे वे बाहरी लोगों से अपने ज्ञान को साझा करने से हिचकिचाते थे। ओके, और भाषा की भी बाधा थी, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा में क्या बहुत ज़्यादा अंतर था, तो उससे समझने में दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट है अल-बिरूनी ने भारत में जाति व्यवस्था को किस प्रकार से समझने का प्रयास किया, वर्णन कीजिए। तो अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था को समझने के लिए संस्कृत ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, शोध के माध्यम से किया। तो आगे आपका ये दिया हुआ अल-बिरूनी को भारतीय जाति व्यवस्था को किस तरह से समझने का प्रयास किया। तो धार्मिक आधार पर व्याख्यान उसने किया, सामाजिक संस्कृति का वर्णन किया और प्रदूषण पर विचार, ये आपका दिया हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने यात्रा की किन कठिनाइयों का वर्णन किया। तो क्या दिक्कत हुई जब वो क्या है यात्रा करा? पहले डाकुओं से खतरा, उसे क्या है अक्सर डाकुओं और लुटेरों का सामना करना पड़ता था, जिससे उसकी जान को भी खतरा रहता है। मौसम की चुनौतियां, अलग अलग एरिया में जाना तो अलग अलग मौसम, साथ ही बीमारी और क्या थकान। लंबी और कठिन यात्राओं के कारण से कई बार बीमारी और शारीरिक थकान का अनुभव होता है। तो ये सब क्या है कठिनाइयाँ हैं। फिर इसका नेक्स्ट है इब्न बतूता ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर भारतीय नगरों की आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं इब्न बतूता ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर भारतीय नगरों की आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता, तो क्रम से पॉइंट आपके दिए। समृद्ध और धनी आबादी वाले नगर, व्यापक और वाणिज्य की केंद्र, व्यापार और वाणिज्य केंद्र, विभिन्न प्रकार के बाजार, सांस्कृतिक विविधता, ये सब आपके दिए इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत पर भारतीय नागरिकों की आर्थिक सांस्कृतिक विशेषताएं। नेक्स्ट है इब्न बतूता द्वारा वर्णित मध्यकालीन भारत की डाक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इब्न बतूता द्वारा वर्णित मध्यकालीन भारत की डाक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं अत्यधिक कुशल और तीव्र थी। 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएं होती थी, एक उलग यानी घोड़ डाक, दूसरा दावा यानी पैदल डाक होती थी। तीसरा नियमित अंतराल पर क्या चौकियां स्थित होती थी और उसके व्यापक और प्रशासक में से सहायक होती थी। तो यह इब्न बतूता द्वारा वर्णित मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट है बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कई बार यात्रा की और उसने मुगल सेना का क्या वर्णन किया। देख लेते हैं बर्नियर द्वारा मुगल सेना क्या वर्णन किया गया। पहला विशाल और अव्यवस्थित। उन्होंने मुगल सेना को विशाल और प्रभावशाली बताया, लेकिन इसमें क्या अव्यवस्था और अनुशासन ही रहा करती थी ये सेना। उच्च अधिकारियों की विलासतापूर्ण जीवन, उन्होंने सेना के भीतर उच्च अधिकारियों को विलासतापूर्ण जीवन, उनके चलते बड़े दल का वर्णन किया। कमजोर पैदल सेना और शक्तिशाली घुड़सवार थे। जो पैदल सेना थी वो तो कमजोर थी, लेकिन घुड़सवार क्या शक्तिशाली हुआ करते थे। ये सब क्या है मुगल सेना के वर्णन है जो क्या है बर्नियर ने किया है। ऐसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल भारत में भूमि स्वामित्व और समाज की दरिद्रता की आलोचना किस प्रकार से की थी, तो आपका दिया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला शाही भूमि स्वामित्व की आलोचना, भूमिहीन और दरिद्रता। तीसरा कृषि उत्पादकता में नकारात्मक प्रभाव। यह है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर द्वारा मुगल भारत में भूमि स्वामित्व और समाज की दरिद्रता की आलोचना। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा मध्यकालीन भारत में दास प्रथा तथा स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किस प्रकार से वर्णन किया गया, इसका विश्लेषण कीजिए। इब्न बतूता द्वारा मध्यकालीन भारत में दास और
प्रथा और स्थितियों का वर्णन इस प्रकार से किया गया। तो दास प्रथा का प्रचलन था, दासों का प्रयोग और स्त्रियों की स्थिति, इन 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा मैंने आपको शॉर्ट कर दिया है ताकि आप क्या तुरंत ही तैयार कर सकें। 3 नंबर के लिए आपके पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो फिर अपनी लैंग्वेज थोड़ा आप लिख भी सकते हैं। फ्रांसवा वर्नियर ने भारत में सती प्रथा का तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का किस दृष्टिकोण से देखा, इसका वर्णन कीजिए। तो फ्रांसवा वर्नियर द्वारा भारत की सती प्रथा तथा स्त्रियों की सामाजिक दृष्टिकोण की सती प्रथा किसने निंदा की, स्त्रियों की अधीनस्थ स्थिति बताई और शिक्षा और स्वतंत्रता का अभाव भी, ये सब बातें बताएं। तो ये क्या है, भारत में स्त्रियों की स्थिति बताई गई है, किस प्रकार से बताया फ्रांसवा वर्नियर ने वो दिया हुआ है। तो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इब्न तूता द्वारा दिए गए नारियल और पान के विवरण का वर्णन दीजिए। तो इसे देख लेते हैं। तो इब्न तूता द्वारा दिए गए नारियल और पान का विवरण किस प्रकार से दिया गया है, तो ये आपको तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल, आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये। वर्नियर ने अपने वर्णन में राजकीय कारखानों के बारे में क्या विवरण दिया, तो वो आपका ऐसा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट आप लेती जाइएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इब्न तूता और वर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत की में अपनी यात्राओं में वृत्तांत लिखे उनकी आपको तुलना करनी है। तो इब्न तूता का दृष्टिकोण बताया जा रहा है, वर्नियर का दृष्टिकोण बताया जा रहा है और ये आपका दिया हुआ है। सॉल्यूशन तैयार अच्छे से कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। फिर आपका मानचित्र आ जाता है जिसमें दिल्ली, मालाबार तट, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये आपको मानचित्र में प्रदर्शित करने हैं। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके इस अध्याय के। मानचित्र दोस्तों आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। तो सभी अध्याय के मैंने बता दिए हैं। तो मानचित्र इस प्रकार से लेकर आप क्या एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 5 अध्याय थे, 5 अध्याय के हमने वस्तुनिष्ठ देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिए, टोटल 4 वीडियो हैं। 4 वीडियो अगर आप देख लेते तो कंप्लीट आपके प्रश्न बैंक की तैयारी हो जाएगी और आप तैयार कर लेते सभी क्वेश्चन, तो इतिहास के पेपर में 80 में 80 स्कोर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्लास 12 के बैच के बारे में जानकारी लीजिएगा 8 के, और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, नोट्स रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग से रहेगा आपका, इसके साथ ही मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब आपको वहाँ दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो से भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।